हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं मिसेस शैन चाय पी रही हैं। तभी वहाँ उनका मैनेजर चिन्नियो आ जाता है जो उन्हें कहता है, मैडम मिस सॉन्ग आ चुकी हैं, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो कहती है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तो मिसेस शैन कहती है कि तुम्हें किसी को सड्यूस करना है, वो मेरा बेटा है। तभी वो कहती है, क्या आप अपने ही बेटे को सड्यूस करवाना चाहती हैं? तो वो कहती है, हाँ मुझे ऐसा ही करना है। तभी सॉन्ग कहती है, मैं अपनी डिग्निटी को लूज नहीं कर सकती, और वो वहाँ से जाने लगती है। तो मिसेस शैन फिर से कहती है, तुम चली तो जाओ, लेकिन तुम्हारी मॉम के हॉस्पिटल बिल वो भी $100,000 और कॉम्पनसेशन जिस वजह से लोगों का घर चला $300,000 तुम कहाँ से दोगी? मैं तुम्हें $5 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम वो करोगी तो तुम्हारा सब कुछ काम हो जाएगा। तभी सॉन्ग कहती है, आप मुझे 10 मिलियन दे दीजिए, तब मैं आपका काम करूंगी। तो मिसेस शैन कहती है, अब तुम्हारी डिग्निटी कहाँ गई? तो वो कहती है कि डिग्निटी की तो बात नहीं है, लेकिन आपके बेटे का प्यार सिर्फ 5 मिलियन का है। तो ये डील उन दोनों के बीच में हो जाती है और वो अपना चेक लेके बाहर आ रही है। उसके कानों में अभी भी मिसेस शैन की बातें घूम रही हैं, जिन्होंने उससे कहा था कि जियांग को तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाना होगा। जैसे ही वो तुम्हारे प्यार के जाल में फंस जाता है, फिर तुम उसे डिच कर दोगी ताकि वो हमारा कॉर्पोरेशन ज्वाइन कर सके, और वो इस कंपनी का इकलौता मालिक है। और मैं चाहती हूँ कि वो मिंडा ग्रुप को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करे, क्योंकि उसके सिर पे हमेशा से फोटोग्राफी का भूत चढ़ा हुआ है। मैं नहीं चाहती वो फोटोग्राफर बने, मैं चाहती हूँ कि वो मिंडा ग्रुप को हायर करे। और वो उससे कहती है कि तुम अगर उसे डिच कर दोगी पैसों के लिए, तो वो सच में मिंडा ग्रुप को हायर कर लेगा। तभी उसे याद आता है कि कैसे मिसेस शैन ने उससे कहा था कि तुम्हें उसे डंप करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पुअर है। हम देखते हैं सॉन्ग को अपनी यादें आ रही हैं कि उसे कॉल आया कि उसका घर चल चुका है, उसकी मॉम हॉस्पिटल में है। जैसे ही वो बारिश में भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है, तभी वहाँ पे मिस चैन खड़ी हैं, जिनका साथ में घर चल चुका है और उनका बेटा भी वही है। तो वो उसे कहती है कि मुझे तुमसे कॉम्पनसेशन चाहिए, तुम्हारी मॉम पागल है जिस वजह से हमारा भी घर चला। हम देखते हैं कि उसकी मॉम का पूरा फेस जल चुका है और वो नेक्स्ट डे अपनी मॉम के लिए खाना लेके आती है। तभी मिस्टर चैन पीछे से आके उसे पकड़ लेता है। तो सॉन्ग उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है, मुझसे दूर रहो। तभी वो चाकू उठा लेती है और उसके गले में वार करने लगती है और कहती है, यहाँ से निकल जाओ। तभी मिस्टर चैन कहते हैं, तुम्हारे पास पैसे तो नहीं है, तुम्हें मेरे पास ही आना होगा, वो भी कॉम्पनसेशन के लिए। लेकिन वो चाकू दिखा के उसे भगा देती है। हम प्रेजेंट में देखते हैं सॉन्ग उसका फोटो देख रही है जिसे उसने सड्यूस करना है, और वो प्लानिंग करती है कि कैसे उसे ये सब करना है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं वो जियांग के पीछे, और जियांग एक फोटोग्राफी स्टूडियो में आया है और वो अपने फोटोज दिखाता है कि प्लीज आप अपनी गैलरी में मेरे फोटो को डिस्प्ले कर दो। तभी वहाँ का ओनर कहते हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आपके फोटोज बहुत बुरे हैं, मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे आपके फोटोज नहीं देखने। तभी जियांग कहता है, प्लीज आप एक बार तो देख लीजिए। लेकिन वहाँ का ओनर उसका फोन गिरा के वहाँ से चला जाता है। तभी इसी बात का फायदा उठा के सॉन्ग उसके पास जाती है और कहती है, क्या मैं तुम्हारे फोटोज देख सकती हूँ? और वो उसके फोटोज देखती है और वो उससे मिलने के बहाने ढूंढती रहती है। कभी वो सिटी में मिलेंगे, कभी वो बार में मिल रहे हैं, और कभी वो कैफे में मिल रहे हैं। और वैसे भी सिटी इतनी बड़ी तो नहीं है कि उसे जियांग को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। वो मिस्टर चैंग से मिली और उसने उसे कहा कि मैं तुम्हें कॉम्पनसेशन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें उससे पहले मेरा एक काम करना होगा। हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जियांग और सॉन्ग दोनों ही कैफे में हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर चैन आ जाता है, जिसके साथ 2 गुंडे भी आए, और वो उसे कहता है कि तुमने अभी तक मेरी कॉम्पनसेशन क्यों नहीं दी? तुम्हारी मॉम की वजह से मेरा घर जला था ना, मैं तुमसे कॉम्पनसेशन लेके रहूंगा। तभी वहाँ पे जियांग आ जाता है जो उसके साथ लड़ने लग जाता है और वो उसे धक्का दे देता है। तो मिस्टर चैन कहते हैं, क्या तुम मुझे वो कॉम्पनसेशन दोगे? अगर तुम नहीं दे सकते तो प्लीज मेरे बीच में मत आओ। जिस वजह से उन दोनों में बहुत ज्यादा फाइट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत बुरे तरीके से पीट देते हैं। और उसके बाद जियांग सॉन्ग को अपनी बाहों में भर के कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो। तभी वो उसकी तरफ देखते और कहती है, तुम्हें तो चोट लग गई, तुमने मुझे बचाने के लिए इतना कुछ किया। और वो उसे बैंडेज करती और कहती है, अरे मैं देख तो लूं कहीं बैंडेज इधर उधर तो नहीं लग गई। और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, जिससे सॉन्ग सोचती है कि अरे मैं अगर 3 सेकंड तक इसके आंखों में देखती रहूंगी तो ये तो मुझे पता है कि लड़के को लड़की से प्यार हो जाएगा। और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में
देखते हैं, जिस वजह से वो दोनों आपस में किस कर देते हैं। किस करने के बाद हम देखते हैं वो दोनों आपस में बात करते हैं, वो एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, वो बाहर गार्डन में घूमने जाते हैं और सॉन्ग को सच में जियांग से प्यार होने लगता है और वो सोचती है जियांग इतना अच्छा लड़का है, इतना काइंड हार्टेड है। कुछ दिनों के बाद मिस सॉन्ग से मिलने मिसेस शैन आती है और कहती है कि लगता है तुम्हारा मिशन बिल्कुल कामयाब हो गया है। मैंने सुना कि जियांग तुम्हारे प्यार के ट्रैप में बिल्कुल फंस चुका है। अब ये सब खत्म करने की बारी है। मैं चाहती हूँ जितना जल्दी हो सके इसे खत्म करो और यहाँ से चलती बनो। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में सॉन्ग घर आती है और जियांग उसका वेट कर रहा है। तभी जियांग कहता है कि प्लीज मैंने डिनर प्रिपेयर कर दिया है, तुम मेरे लिए पानी की बोतल लेके आओगी ठंडी सी फ्रिज से। तभी जैसे ही वो फ्रिज खोलते वहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा बुके है और वो बुके देख के हैरान हो जाते और कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है। और वो जियांग को कहती है जियांग क्या तुम मेरा फोटो लोगे? तभी वो कहता है इतना अच्छा मूड और तुम फोटो की बात कहती हो। तो वो कहती है जियांग मैं चाहती हूँ मैं इस मेमोरी को हमेशा अपने पास रखूं। और वो फोटो लेता है उसका। उसके बाद वो उसे खींच के किस कर देती है और वो दोनों आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठती है और वो उसे देख रही है। तभी उसे याद आता है कि उसने मिसेस शैन को कहा है कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, प्लीज मुझे जियांग के साथ रहने दीजिए, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी मिसेस शैन कहती है कि तुम अगर पैसे भी लौटा देती हो तो फिर तुम्हारी मॉम का क्या होगा, उस कॉम्पनसेशन का क्या होगा? तभी वो उसके गाल में किस कर देती है और कहती है मुझे ये करना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो काउच में लेटी हुई है। तभी वहाँ पे जियांग आ जाता है और जो उसे कहता है तुम मेरे मैसेज और कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही? तभी वो कहती है अरे ये पब्लिक है, तुम ये क्या कर रहे हो? तभी वो उससे कहता है मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। और वो वहाँ पे रखे हुए ओपनर को उसके हाथ में लेके कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। तभी वो उसे ओपनर को दिखा के कहती है ये है तुम्हारी प्रपोजल रिंग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। और वो उसे फेंक देती है और वो उसे कहती है इतना रोमांटिक भी मत बनो। तो जियांग कहता है कि प्लीज मैं तुम्हारे लिए एक दिन बहुत बड़ी डायमंड की रिंग लेके आऊंगा। तभी वो उसका हाथ छुड़वा के वहाँ से उठ जाती है और वो जाने लगती है। तभी वो कहता है प्लीज मेरे लिए रुको, मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ। तभी सॉन्ग कहती है अगर तुम्हें शादी करनी है तो मुझे वही डायमंड रिंग लेके आओ, तभी मैं इस बारे में सोचूंगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जियांग अपनी वॉच बेचने जाता है जो उसके फादर ने उसे दी थी। जैसे ही वो उस वॉच को वहाँ देता है तो वो कहते हैं अरे ये तो एंटिक पीस है। तो जियांग को याद आता है कि मरने से पहले उसके डैड ने उसे वो वॉच दी थी और कहा था कि बेटा ये तुम्हारा ध्यान रखेगी, जब तुम बड़े हो जाओगे ये तुम्हारा पार्टनर बनेगी। और वो उसे बेच के उसके लिए रिंग ले आता है। जैसे ही जियांग रिंग लेके सॉन्ग के पास आता है तो सॉन्ग तो मिस्टर चैन के साथ है और वो ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे वो जियांग को जानती ही नहीं। तभी जियांग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। तो सॉन्ग मिस्टर चैन को कहती है कि तुम अभी होटल चलो, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। तभी चैन कहता है ये रहा होटल का कार्ड, मैं तुम्हारा रूम में वेट करूंगा, जल्दी से आना। तो जियांग कहता है ये सब हो क्या रहा है? तो सॉन्ग कहते तुम्हें दिखता नहीं ये कार्ड, मैं उसके साथ हूँ, उसके पास इस टाइम बहुत ज्यादा पैसे हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तभी वो उससे कहता है प्लीज सॉन्ग मेरे साथ ऐसा मत करो, देखो ना मैं तुम्हारे लिए रिंग लेके आया हूँ। तो सॉन्ग उस रिंग को फेंक के कहती है तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे शादी करूंगी? ऐसा नहीं होने वाला, और मैं वैसे भी मिस्टर चैन के साथ हूँ जिसको ज्यादा अच्छा परिवार मिले, इतना पैसे वाला वो तुम्हें कैसे चूज कर सकती है? तभी जियांग कहता है कि तुमने तो मेरे अंदर एक रियल आर्टिस्ट देखा था, तुम्हें तो मेरी फोटोग्राफी बहुत ज्यादा पसंद आती थी, लेकिन आज क्या हुआ? तभी वो कहते फोटोग्राफी तुम्हारी बहुत अच्छी है लेकिन मुझे पैसों से प्यार है ना कि तुमसे। और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं जियांग नशे में धुत होके पड़ा है। तभी वहाँ पे उसका मैनेजर आ जाता है शियो जाओ और वो उसे कहता है कि सर आपको अब कंपनी ज्वाइन करनी ही होगी। तभी जियांग को याद आता है कि कैसे सॉन्ग ने उसकी बेइज्जती की थी और वो शियो जाओ को कहता है ठीक है मैं तैयार होता हूँ। और वो वहाँ पे सॉन्ग की पेंटिंग को कहता है इसे ऑक्शन के लिए भेजो और इसे 1 युआन में ही भेजना। और वो तैयार होके बाहर आता है। तभी बहुत सारे गार्ड्स उसका वेट कर रहे हैं और सब उसे ग्रीट करते हैं। तो मैनेजर उसे गाड़ी में बिठाता है और वो अंदर बैठ के ऑफिस के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सॉन्ग हॉस्पिटल में है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो बाहर आके बैठ जाती है। दूसरी तरफ एक लड़की बैठी है जो न्यूज सुन रही है कि जियांग ने
ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, वो मिंटा ग्रुप के CEO है। हम देखते हैं कि शॉन्ग वही ऑक्शन में गई है और वो अपनी पेंटिंग को खरीदती है जो 1 युआन में बिकने वाली थी, लेकिन उसने उस पेंटिंग को 5 मिलियन में खरीदा। तभी हम देखते हैं कि जियांग के ऑफिस में उसका मैनेजर भाग के आता है और कहता है, सर किसी ने उस पेंटिंग को 5 मिलियन में खरीद लिया। तो जियांग कहता है, मैंने तो 1 युआन की बात की थी, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो अपने मैनेजर को बताता है कि जल्दी करो, इस बारे में पता लगाओ ये किसने खरीदा है। हम दूसरी तरफ देखते हैं शॉन्ग अपनी मॉम से मिलने चाहती है। तभी उसकी मॉम वहाँ पे बैठी है जो उन्हें कहती है कि बेटा ये शुगर वाटर है, तुम बहुत ज्यादा थकी हुई फील कर रही हो, तुम्हें ये पीना चाहिए। और वो उसे पी लेती है। उसको पीने के बाद उसकी मॉम कहती है, नील डाउन हो जाओ मेरे सामने, और वो घुटनों के बल अपनी मॉम के पास आ जाती है। तभी उसकी मॉम उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना घटिया काम करने की, तुमने खुद को बेचा और ऊपर से तुम प्रेग्नेंट भी हो गई। तुम्हारे फादर और मुझे तुम पे बहुत ज्यादा गर्व था, लेकिन आज तुमने हमारा सिर नीचे झुका दिया। मैं तुम्हारे फादर को क्या जवाब दूंगी जब मैं उनसे हेवन में मिलूंगी। तभी सॉन्ग कहती है, मॉम आपको कैसे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी वो उस गिलास की तरफ इशारा करती है और सॉन्ग समझ जाती है और कहती है, मॉम इसमें क्या था। तो उसकी मॉम कहती है, इसमें अबॉर्शन पिल्स थी। तो सॉन्ग कहती है, मॉम प्लीज मुझे ये बच्चा नहीं गिराना है, मॉम प्लीज मेरे पास जियांग की सिर्फ ये आखिरी निशानी है, मॉम प्लीज। तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम अकेली मॉम क्या करोगी, इस बच्चे के साथ तुमसे कोई शादी भी नहीं करेगा। तो वो कहती है, मॉम मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। और उसकी मॉम भी बहुत ज्यादा दुखी है उसे ऐसे देख के और वो वॉमिट करने लगती है। तभी उसकी मॉम कहती है, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो तुम देख लेना। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जियांग को पता चल जाता है कि वो पिक्चर किसने खरीदी है और उसका मैनेजर उसे बताता है कि वो पिक्चर मिस सॉन्ग ने खरीदी है और वो अभी हॉस्पिटल में है जो अपना अबॉर्शन करवाने जा रही हैं। और वो भाग के वहाँ जाने लगता है। तभी वहाँ पे उसकी मॉम का मैनेजर चिन्यू आ जाता है। तो उसका मैनेजर उसे बताता है कि वो पिक्चर जो है सॉन्ग ने खरीदी थी और वो अभी उन्हें ढूंढने जा रहे हैं। तो चिन्यू उसकी मॉम को कॉल करके सब बता देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस सॉन्ग हॉस्पिटल बेड पे है। तभी डॉक्टर उसका अबॉर्शन करने वाले हैं। तो वो डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर कोई और तरीका है क्या मेरे बेबी को बचाने का। तभी डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपने अबॉर्शन पिल्स ले ली है, हमें ये सब करना ही होगा। वो अबॉर्शन के बाद बाहर आती है। तभी वहाँ पे जियांग आ जाता है। तो नर्स कहती है कि इनका अभी अभी अबॉर्शन हुआ है, आपको इनकी केयर करनी होगी, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और वो पेपर्स जियांग ले लेता और कहता है, क्या ये बच्चा मेरा था, तुमने मेरा बच्चा गिरा दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी मिस सॉन्ग कहती है कि क्या तुम मेरे ऊपर यकीन करोगी। और वो सोचती है कि अगर मैंने इसे सच बता दिया तो ये कभी मिंडा कॉर्पोरेशन को नहीं संभालेगा, मुझे इससे झूठ ही कहना होगा। तभी पीछे से उसकी मॉम आ जाती है और जो सॉन्ग से बात करती है और कहती है, तुम्हारी मॉम अब कैसी है। तभी सॉन्ग जियांग को कहती है कि 1 मिनट मेरी बात सुनो, ये सब मैंने तुम्हारी मॉम के कहने पे किया था क्योंकि तुम्हारी मॉम ने ही उस पिक्चर के लिए कहा था जिस वजह से मैंने वो पिक्चर खरीदी। और हाँ, ये बच्चा मेरे पेट में था, इसे रखना या नहीं रखना ये मेरा फैसला था, तुम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। मुझे इस बच्चे को नहीं रखना था जिस वजह से मैंने इसे टर्मिनेट कर दिया। और मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें स्टार्टिंग से ही जानती थी कि तुम मिंटा ग्रुप के CEO हो, जिस वजह से मैं तुम्हारे करीब आई ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं और पैसों का फायदा उठा सकूं। लेकिन ये सब तुम्हारी मॉम को पता चल गया तो उन्होंने मुझे 1 मिलियन ऑफर किए ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। तभी वो कहता है, अगर तुम्हें 1 मिलियन दिए तो तुम 5K कैसे उस पेंटिंग में लगा सकती हो। तभी वो कहती है कि ये पेंटिंग तो तुम्हारी मॉम ने मुझे खरीदने के लिए कहा था। तो जियांग कहता है, प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तभी सॉन्ग कहती है कि तुम्हारे प्यार से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तुमसे प्यार किया लेकिन मैंने तुम्हारे पैसों से ज्यादा प्यार किया जिस वजह से मैं तुम्हारे क्लोज आई थी। तो जियांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है लेकिन उसका मैनेजर उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सॉन्ग बेड पे लेटी है। तभी उसकी मॉम वहाँ आती है और कहती है कि तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो, तुम उस पेंटिंग को 5 मिलियन में खरीद रही हो और ऊपर से प्रेग्नेंट। तभी उसे समझ आ जाता है कि ये सब मिसेस शैन का किया हुआ है। डॉक्टर ने मिसेस शैन को बताया था कि मैं जियांग के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और उन्होंने ही मेरी मॉम को फोर्स किया ताकि मेरा बच्चा गिर सके। तभी वो कहती है, आप इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हैं? अगर वो बच्चा मेरा था तो वो आपके ही बेटे का था, लेकिन आपने ऐसा किया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कोई माँ ऐसा करेगी। तभी वो वहाँ से जाने वाली है और वो से कहती है, तुम मेरे बेटे के बच्चे के लायक नहीं हो और मैं नहीं चाहती तुम
मेरी डॉटर इन लॉ बनो, और वो उसे 6 मिलियन दे देती है और कहती है ये आज की परफॉर्मेंस के लिए और 5 मिलियन जो तुमने वो पेंटिंग पे लगाए थे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं शॉन्ग अपनी मॉम से मिलने जाती है और वो उनके लिए एप्पल काट रही है। तभी उसकी मॉम उससे कहती है बेटा तुम ठीक हो ना, तुम्हें बुरा लगा ना उस दिन मैंने जो तुम्हारे साथ किया। तभी वो कहते हैं नहीं मॉम, जो आपने किया सब ठीक ही किया। और उसकी मॉम कहती है प्लीज बेटा मेरे लिए पानी ले आओ। जैसे ही वो पानी लेके आती है उसकी मॉम वहाँ लेटर छोड़ के चली गई है और वो लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा है बेटा मेरी वजह से तुमने बहुत ज्यादा सफर कर लिया है, जो भी तुम्हारे पास पैसे हैं उन्हें वापस कर दो और अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर दो। आज के बाद तुम मेरी वजह से कभी परेशान नहीं होगी। तभी वो बाहर आती है और वो अपनी मॉम को ढूंढने लगती है। तभी किसी की आवाज आती है कि एक लेडी ने यहाँ से छलांग लगा दी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शॉन्ग जियांग के सामने है और जियांग उसे किस कर देता है, जिसके बाद वो उसे मना करने लगती है तो वो उसे सोफे में गिरा के कहता है तुमने क्या सोचा तुम मेरी पहुंच से बाहर हो, आज देखो। और वो उसके सामने एक फाइल फेंक के कहता है इस पे साइन कर लो। जैसे ही वो फाइल देखती है और कहती है अरे तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तभी वो जबरदस्ती उसके साइन ले लेता है और कहता है आज के बाद तुम मेरे साथ ही रहोगी, तुम मेरी परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती। तो वो कहती है क्या तुम मुझे केज में कैद करने वाली बर्ड बनाना चाहते हो। तभी वो कहता है बर्ड तो नहीं, लेकिन तुम मेरे घर पे मेरी नौकरानी बन के रहोगी। और नेक्स्ट डे वो लाइसेंस भी ले लेते हैं अपनी मैरिज का। तभी जियांग उसे अपने मैनेजर को दे देता है और वो दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो जियांग कहता है जल्दी से जाओ और ड्रेसेस को पसंद कर लो। तभी वो ड्रेस चेंज करने जाती है और जियांग वहीं पे बैठ के मैगजीन पढ़ रहा है। जैसे ही वो फर्स्ट ड्रेस पहन के आती है जियांग को वो ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो चेंज करने के लिए कहता है। फिर वो सेकंड ड्रेस पहन के आती है, वो भी उसे पसंद नहीं आती। और वो लास्ट में थर्ड ड्रेस पहनती है, ग्रे कलर का गाउन जिसमें वो बहुत ज्यादा गॉर्जियस लग रही है। और जियांग उसे देखता ही रहता है और वो उठ के उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हारा फेस बहुत ज्यादा प्रीटी है, इस फेस के ऊपर ये ड्रेस बहुत ज्यादा जच रही है, अब चलो यहाँ से, खुद को ज्यादा मत बनो। और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं वो उसके घर जाते हैं। तभी मिस शॉन्ग कहती तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो। तो जियांग उसका हाथ पकड़ के अंदर ले जाता है। आज जियांग की मॉम का बर्थडे है, यानी कि मिसेस शैन का बर्थडे है और सब लोग उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं। तभी वो दोनों भी अंदर आ जाते हैं। तो वो अपनी मॉम के पास जाके कहता है मॉम हैप्पी बर्थडे। और वो शॉन्ग को भी कहता है तुम्हें कुछ कहना है क्या। तभी वो कहती है मिसेस शैन हैप्पी बर्थडे। तो चॉन्ग कहता है कि तुम ऐसे कहोगी, मुझे लगता है तुम्हें कुछ चेंज करना होगा। तभी उसकी मॉम कहती है बेटा ये सब हो क्या रहा है, आउटसाइडर इस पार्टी में अलाउड नहीं है, मुझे लगता है कि यहाँ से मिसेस शॉन्ग को चले जाना चाहिए। तो जियांग कहता है मॉम ये आउटसाइडर नहीं है। तभी उसकी मॉम कहते हैं मुझे तुमसे बात करनी है, अंदर चलो। और वो खुद अंदर चली जाती है। हम देखते हैं जियांग मिस शॉन्ग को कहता है कि यहाँ से कहीं मत जाना, अगर तुम गई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। और वो भी अंदर चले जाता है। तो मिस शॉन्ग वहाँ पे खड़े होके वाइन पीने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों रूम में है। तभी उसकी मॉम कहती है ये सब हो क्या रहा है, उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया फिर भी तुम उसके साथ हो, मैंने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां ढूंढी, तुमने एक बार उनसे मिलने की कोशिश तक नहीं की और आज तुम मिस शॉन्ग के साथ हो। तभी वो कहता है मॉम मैंने उससे शादी कर ली है, अगर आप चाहती हैं तो मैं उससे डिवोर्स भी ले लूंगा, लेकिन उसके बाद मैं कभी किसी से शादी नहीं करूंगा। और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। हम बाहर देखते हैं कि मिस शॉन्ग शराब पी रही हैं। तभी उनके पास वहाँ पे मिस्टर जो आ जाता है। जो से कहता है कि मुझे तुम्हें वीचैट पे ऐड करना चाहिए, हम दोनों को बात करनी चाहिए। तो वो वहाँ से जाने लगती है और वो उसका रास्ता पकड़ के कहता है कि तुम्हारा फेस तो बहुत ज्यादा सुंदर है, जियांग तो बहुत ज्यादा मजे ले रहा है तुम्हारे साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर जियांग के बाद तुम मेरे पास भी आओ, वैसे भी लड़कियां अंधेरे में ज्यादा अच्छी लगती हैं। और वो गुस्से में उसके ऊपर वाइन गिरा देती है। जैसे ही वो वाइन गिराती है तो मिस्टर जोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे थप्पड़ लगाने वाले हैं। तभी वहाँ पे जियांग आ जाता है जो उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की। तो मिस्टर जोंग कहते हैं कि इसने मुझे सड्यूस किया और वहाँ खड़े सब लोग भी यही कहते हैं कि इस लड़की की ही गलती है। तो जियांग सॉन्ग से पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। तभी सॉन्ग कहती है कि इसने मुझे सड्यूस करने की कोशिश की और इसने यहाँ तक ये कहा कि तुम अंधेरे
मेरे में बहुत अच्छी लोग होगी। और ये सुन के जियांग उसे बहुत बुरे तरीके से पीटता है। तभी वो अपने मैनेजर को कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम इसके डैड को यहाँ बुलाओ। और कुछ ही देर में वहाँ उसके डैड आ जाते हैं और वो जियांग से बहुत बुरे तरीके से माफी मांगते और कहते हैं प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। तभी जियांग कहता है अब आप देख लो आपके साथ क्या होने वाला है। तभी वो अपने बेटे को कहता है कि चुप जाओ, माफी मांग मिस्टर जियांग और जियांग की वाइफ से। तभी वो माफी मांगने लगता है तो वो अपनी वाइफ को पूछता है मुझे क्या करना है इसका। तो उसकी वाइफ कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। तो जियांग कहता है मेरी वाइफ ने कह दिया ना तो ये हॉस्पिटल ही जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिसेस शैन बहुत ज्यादा गुस्से में है और उनका गुस्सा पूरा मैनेजर चिंग्यू के ऊपर निकलता है और कहती हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें मिसोंग के ऊपर नजर रखनी है, वो इस सिटी में दिखनी नहीं चाहिए। तभी वो कहता है मैडम मेरी ही गलती है। हम देखते हैं जियांग और शोंग घर आ जाते हैं। तभी वो उससे कहता है कि ये मत सोचना कि मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगा। पब्लिक में तुम मेरी वाइफ हो लेकिन घर पे तुम वही लड़की हो यानी कि मेरी सर्वेंट, और वो वहाँ से जाने वाली है। तभी वो कहता है 1 मिनट रुको, और वो पीछे मुड़ती है। तभी वो उसके हाथ में रिंग पहना देता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने जियांग की रिंग ठुकराई थी और वो उस रिंग को कहते हैं क्या ये वही रिंग है। तो जियांग कहता है तुम उस रिंग के लायक नहीं हो। तुम्हें पता है मैंने अपनी डैड की लास्ट वॉच बेची थी जो उन्होंने मुझे दी थी सिर्फ उस रिंग के लिए, लेकिन तुम उस रिंग के लायक नहीं हो। तभी वो आंखों में आंसू ले लेती है। तो जियांग कहता है कि अब ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैंने तुम्हें खरीदा है ना 50 मिलियन में, तो इसका मतलब है तुम्हें जैसा मैं कहूँ वैसा करना होगा। अब स्माइल करो। और वो स्माइल करने लगती है और जियांग को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं जियांग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा है। तभी उसका मैनेजर वहाँ खड़ा है और कहता है कि सर आपने अपना मैरिज सर्टिफिकेट मेरे पास ही दे दिया था, आपको ये संभाल के रखना चाहिए। तभी वो कहता है इसे टेबल पे रख दो, मुझे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। और वो उस सर्टिफिकेट में लगे हुए शोंग के फोटो को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है और कहता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हम नेक्स्ट डे देखते हैं जियांग ऑफिस में है। तभी उसका मैनेजर उसे बताता है कि आपको पता है मिस शोंग मिस्टर लू रॉक स्टार एंटरटेनमेंट में काम करती हैं एज अ टैलेंटेड असिस्टेंट, पर उनका काम कुछ और है, वो तो सर्वेंट की तरह काम करती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं वो सच में एक सर्वेंट की तरह काम करती है। सोंग एनजी के ऑफिस में जाती है जो उसके लिए बहुत सारी ड्रेसेस लेके आती है। तभी एनजी कहती है मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए 10 कप कॉफी लेके आओ। तभी जियांग और उसका मैनेजर उसी के ऑफिस के बाहर हैं और वो शोंग को देख लेते हैं जिसने बहुत सारे पैकेट्स हाथ में पकड़े हैं, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देते हैं और वो भी अंदर उसी ऑफिस में चले जाते हैं। वो तीनों एक ही लिफ्ट में हैं। तभी उसका मैनेजर कहता है मैडम आपने हाथ में बहुत ज्यादा सामान पकड़ा है, मुझे आपकी हेल्प करनी चाहिए। तो वो कहती है नहीं मैं कर लूंगी, लेकिन उसका मैनेजर जबरदस्ती उसके हाथ से ले लेता है और फिर फ्लोर में जियांग उतर जाता है। तभी वो मैनेजर अपने सर से कहता है कि सर मैं मैडम को छोड़ के ऊपर आया, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। और वो उसे छोड़ने के लिए ऊपर वाली बिल्डिंग में चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है वहाँ पे एनजी खड़ी है। तभी एनजी कहती है अरे आप यहाँ पे शाओ जाओ, आप तो जियांग के असिस्टेंट है ना। तभी वो कहता है हाँ, और वो उसे पूछती है कि क्या आपको यहाँ पे जियांग ने भेजा है मेरे लिए। तो वो कहता है नहीं, मैं तो यहाँ पे मिस शोंग की हेल्प करने के लिए आया था, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा सामान था इसलिए मैंने उनकी हेल्प की। और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि एनजी शोंग को पूछती है और कहती है तुम्हारा शियो जाओ से क्या रिश्ता है, क्या तुम उसे जानती हो या तुम जियांग को जानती हो। हम दूसरी तरफ देखते हैं मिस्टर लू और जियांग टेबल पे बैठे हैं। तभी मिस्टर लू कहते हैं मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे मॉम के बर्थडे पे नहीं आ पाया, ये रही गिफ्ट, तुम्हें उन्हें देनी होगी। तो जियांग कहता है मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 200 मिलियन। तभी मिस्टर लू कहते हैं अरे तुम मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, बस रहने दो। तभी जियांग कहता है देख लो वैसे भी तुम्हारी कंपनी दिवालिया हो गई, अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करता तो वो कुछ ही दिनों में बैंकक्रप्ट होने वाली है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझे कंपनी के 60% शेयर देने होंगे। तो इस बात के लिए मिस्टर लू मान जाते हैं। जियांग वहाँ से निकल के कहता है कि मुझे एनजी से मिलना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे अभी भी एनजी और सोंग बात कर रहे हैं। तभी वहाँ पे जियांग आ जाता है जिसे देख के एनजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए हो। तो वो कहता है कि हाँ मुझे तुमसे बात करनी है। तो ये सब देख के सोंग को बुरा तो लगता है लेकिन वो प्रिटेंड नहीं करती और जियांग वहाँ पे चेयर पे बैठ जाता है। तभी एनजी कहती है कि सोंग तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। और वो बाहर जाने लगती है और वो दरवाजा
भी बंद कर देती है और वो दोनों अंदर है। तभी वो उसके पास बैठने लगती है और जियांग कहता है मुझे छुओ मत, तुम दूर भी बैठ सकती हो। तो एनजी कहती है तुम हमेशा ऐसा कैसे कर सकते हो, और वो जाके दूसरी चेयर पे बैठ जाती है। बाहर सब लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं और कहते हैं कि जियांग और एनजी अंदर क्या कर रहे हैं, ये सब हो क्या रहा है। उनका तो पहले भी र्यूमर चल रहा था ना, उन दोनों को पेपराजी ने एक रेस्टोरेंट में देखा था, वो भी साथ में। लेकिन हमने तो सुना है जियांग की शादी हो गई है, वो ऐसा कैसे कर सकता है शादी के बाद भी किसी के साथ अफेयर। और ये सुन के सॉन्ग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो उठ के वहाँ से चली जाती है। तभी जियांग भी बाहर आता है जो सॉन्ग को जाते हुए देख लेता है। सॉन्ग बाहर बैठी हुई और उसकी आंखों में आंसू है। तभी जियांग उसे पकड़ लेता है और वो उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है तुम्हारी आंखों में आंसू। तो वो कहती है मैं रो नहीं रही। तो वो कहता है मुझे स्टूपिड मत बनाओ, क्या तुम्हें जेलसी हुई, तुम्हें प्रॉब्लम हुई। और वो उसे किस करने लगता है और वो उसे धक्का दे देती है और कहते मुझे जाने दो। और वो उसका गला पकड़ के कहता है मुझसे और एनसी से दूर रहना, समझ आई ना। तभी वो कहती है कि मैं आपके लिए वैसे भी एक टॉय हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिस मर्जी के साथ रहो, वैसे भी मैं आपके साथ सिर्फ पैसों के लिए हूँ। तो जियांग कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। तभी वो कहती है हाँ मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मुझे आपसे 100 मिलियन मांगने चाहिए थे, ना कि 50 मिलियन। तो वो गुस्सा करने लगता है और कहता है दिल तो ऐसा करता है कि मैं तुम्हारा दिल निकाल के देखूं कि तुम्हारे अंदर असली रंग क्या है। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे एनजी आ जाती है जो उसे कोड देने के लिए आई है। हम दूसरी तरफ देखते हैं जियांग और उसका मैनेजर गाड़ी में है। तभी वो कहता है कि आपको मैडम से बात करनी चाहिए क्योंकि आपने मैडम की वजह से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उनकी कंपनी में की। तभी वो कहता है कि मुझे उसे कुछ नहीं बताना, ये तो मेरा बिजनेस का तरीका था जिस वजह से मैंने ये किया। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सॉन्ग अपना काम कर रही है और वो कॉफी लेके एनजी के पास आती है और एनजी उसे कहती है कि ये नेकलेस है, मैं चाहती हूँ तुम इसे रिवर साइड पे क्रू को दे के आओ। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी हेयर स्टाइलिस्ट कहती है बाहर तो इतनी बारिश हो रही है और रिवर साइड पे तो रोड्स भी बंद होंगे और आप उन्हें कैसे भेज सकते हैं। तभी वो गेट के बाहर आ जाती है। बाहर उसे मिस्टर लू मिलते हैं और मिस्टर लू कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं क्रू को एक नेकलेस लौटाने जा रही हूँ। और वहाँ पे ही जियांग का असिस्टेंट भी खड़ा है शाओ जाओ। तभी उसकी टैक्सी आ जाती है और शाओ जाओ गेट खोल के उसे बिठा देता है। तो शाओ जाओ से मिस्टर लू कहते हैं तुम मिस सॉन्ग को पसंद करती हो क्या। तभी वो कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, आज मेरे सामने तो कह दिया लेकिन जियांग सर के सामने ऐसा बिल्कुल भी मत कहना। और वो अंदर चला जाता है। हम देखते हैं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और वहाँ पे कोई भी टीम काम नहीं कर रही और उससे एक गार्ड बताता है कि यहाँ पे शूटिंग तो बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ जियांग और मिस्टर लू ड्रिंक कर रहे हैं और जियांग को वही बातें याद आ रही हैं जो आज सॉन्ग ने कही थी कि मुझे आपसे 100 मिलियन मांगने चाहिए थे, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। और वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। सॉन्ग उसे कॉल कर रही है क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, वहाँ तो टैक्सी भी नहीं है, लेकिन वो सॉन्ग का कॉल नहीं उठाता। तो सॉन्ग वहीं बैठ जाती है। तभी वहाँ पे शाओ जाओ आ जाता है जो कहता है कि सर मुझे आपसे बात करनी है, हमने बहुत कुछ ढूंढ लिया है। तभी वो उसे बताता है आपको पता है मिस सॉन्ग को किसने ब्लैकलिस्ट किया, उनके पास इतनी अच्छी डिग्रीज थी और ऊपर से उन्हें किसी कंपनी में काम नहीं मिला। इन सब के पीछे चिन्यू का हाथ है और यहाँ तक कि उसके घर की फायर के पीछे भी चिन्यू का हाथ है। और मुझे एक फोटो भी मिला देखिए, और वो दोनों छतरी के नीचे है। तभी वो कहता है ये सब हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और उसका मैनेजर उसे बताता है कि उस दिन आपको पता है कि वो आपके ही बेटे के साथ प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो भी चिन्यू का ही प्लान था कि वो अबॉर्शन हो जाए, मैडम का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। सर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ लेकिन आप बुरा मत मानना। तभी जियांग कहता है कि क्या कहना चाहते हो। तो शाओ जाओ कहता है आपको पता है कि मैडम ने ही सब कुछ करने की कोशिश की, पहले घर जलाया, ऊपर से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े कि उन्हें कहीं जॉब न मिले, और उनके बाद घर जलने के बाद उनकी मॉम की वो हालत जिस वजह से उनके ऊपर बहुत ज्यादा ऋण हो गया था। और आपसे मिलने से पहले मैडम ने उन्हें 10 मिलियन भी ऑफर किए थे, इसका मतलब है ये सब मैम का प्लान था। और जियांग सब समझ जाता है और कहता है मैं सब समझ गया, इसके पीछे मॉम का हाथ है। तभी वो सोचता है अरे मैंने तो सॉन्ग के साथ कितना कुछ कर दिया। और वो अपने मैनेजर को कहता है सॉन्ग कहाँ पे है, मुझे उससे मिलने के लिए जाना है। तभी उसका मैनेजर कहता है वो तो रिवर साइड गई है, और वो भाग के वहाँ से चला जाता है। तभी मिस्टर लू से रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता। तो शाओ जाओ कहता है कि सर तो बहुत ज्यादा बिजी और मुझे इस बारे में तो बात नहीं करनी क्योंकि मुझे भी जाना है। वो उसे गाड़ी में पिक करने के लिए चला जाता है और उसे याद आता है कैसे उसने सॉन्ग टॉर्चर किया, कैसे उसने उसे बुरा
बुरा भला कहा तभी सॉन्ग फुटपाथ पे बैठी है और वहाँ पे उसका जियांग आ जाता है जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं और छतरी लेके, लेकिन वो सब उसका भ्रम है। तभी कुछ देर में गाड़ी वहाँ आती है और जियांग उतरता है, वो छतरी लेके बाहर आता है। तभी वो कहता है उठो यहाँ से और चलो, और वो उसे गाड़ी में बिठा देता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब था, जिस टैक्सी में तुम आई थी तुम उसे भी तो रोक सकती थी। तो वो कहती है उस टैक्सी ने अगली राइड वैसे ही एक्सेप्ट कर ली थी तो वो मेरी राइड एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो जियांग कहता है तुम्हें किसी को कॉल करना चाहिए था, तुम यही बारिश में भीगने वाली थी पूरी रात। तो वो कहती है हाँ मैंने कॉल किया था तुम्हें, लेकिन तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई। तो जियांग को याद आता है कि सच में इसने तो कॉल किया था। तो मिस शॉन्ग कहते मुझे माफ कर दीजिए, मैं अगली बार से आपको परेशान नहीं करूंगी। वो उसे किस कर देता है। हम देखते हैं वो घर जाके सो गई है। तभी जियांग अपने मैनेजर को कॉल करके कहता है कि मुझे हर एक चीज के बारे में पता लगाना है कि मॉम ने और क्या क्या चीजें की है। और वो उसके पास जाके बैठ जाता है और वो उसके लिप्स में फिर से किस कर देता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। हम नेक्स्ट डे ऑफिस में देखते हैं कि शॉन्ग अपना काम कर रही है। तभी एमजी उसे कहती है कि अरे तुमने कल नेकलेस वापस दे दिया क्या। तभी वो कहती है नहीं, उस दिन तो शूटिंग ही नहीं हो रही थी, मैं उसे आज लौटाने वाली हूँ। तभी एमजी को शाओ जाओ बुलाने आता है और कहता है कि तुम्हें मिस्टर जियांग ने याद किया है, और वो भाग के वहाँ से चली जाती है। जैसे ही एमजी ऑफिस में आती है तो जियांग उसे उसका रेजिग्नेशन लेटर दे देता है और कहता है कि ये रहा तुम्हारा रिजाइनिंग लेटर, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। और एनजी ये देख के हैरान हो जाती है और कहती है जियांग तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी वो कहता है कि तुमने मुझे बेवकूफ समझा है, और वो अपने मैनेजर को वहाँ से उसे हटाने के लिए ऑर्डर्स दे देता है और उसका मैनेजर उसे बाहर ले आता है। तभी वो कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जियांग तो मेरे साथ इतना अच्छा था। तभी वो कहता है कि आपको 3 दिनों में सिटी को छोड़ के जाना होगा। तो वो कहती है उस डिनर का क्या हुआ जो हमने साथ में किया था। तभी मैनेजर कहता है वो तो आपकी ही प्लानिंग थी, आप तो सर के ऊपर नजर रखे हुए थे और आपने ही सर को ज्वाइन किया था। तो वो फिर से कहती है कि मैंने तो उसकी चोट पे मरहम भी लगाया था, उसे उस बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी मैनेजर को याद आता है जियांग तो उस टाइम सॉन्ग के ख्यालों में था, जैसे ही उसने उसे पट्टी लगाई थी और उसने भी वही बात की थी कि मैं एक बार देख लेती हूँ ये अपनी जगह पे लगी है या नहीं। और जियांग तो उस टाइम सॉन्ग के ख्यालों में खोया था क्योंकि सॉन्ग ने भी उसे पट्टी लगाई थी और उसने भी यही कहा था कि मैं एक बार देखना चाहती हूँ वो सही जगह पे लगी है। और जियांग वहाँ से उठ के चला गया था। जियांग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी और जियांग ने मैनेजर को कहा था कि सब लड़कियां एक ही जैसी होती हैं क्या। मेरा तो दिल टूट गया यार, मैं सॉन्ग से बहुत ज्यादा प्यार करता था लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो उसके मैनेजर ने कहा था कि सर आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली, चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। तभी उसका मैनेजर एनजी से कहता है कि अब इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो क्योंकि सर उस टाइम किसी और के ख्यालों में थे। तभी जियांग अपने ऑफिस में ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो काम कर रहा है। तभी उसका मैनेजर वहाँ आ जाता है। तो जियांग उसे कहता है कि क्या अभी भी शॉन्ग के फेस पे कोई भी रिएक्शन नहीं था। तो मैनेजर कहता है सर कोई भी रिएक्शन नहीं था। हम देखते हैं जियांग उसका वेट घर पे कर रहा है। तभी वो बहुत लेट घर आती है। तो जियांग उससे पूछता है कि तुम अभी भी बाहर थी, ऐसा क्या काम पड़ गया था। तो वो कहती है कि आज ऑफिस में ओवर टाइम था जिस वजह से मैं लेट होगी, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी जियांग मिस्टर लू को कॉल करता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कोई भी एम्प्लॉय 8 बजे के बाद काम करे, ये मेरा फाइनल ऑर्डर है। और ये सब वहाँ पे खड़ी शॉन्ग सुन लेती है और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, कल से मैं टाइम पे घर आ जाऊंगी। और वो कपड़े लेने के बाद बात के लिए चली जाती। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मैनेजर जियांग को लेने आया है और वो जियांग को कहता है मैडम ने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, आपको ये खा लेना चाहिए। तभी जियांग कहता है वैसे भी वो मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब करती है, मुझे ये नहीं खाना। और वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और जियांग वहाँ पे एक लिफाफा देखता है। तो मैनेजर कहता है ये मेरी वाइफ ने मेरे लिए दिया है क्योंकि वो मेरी बहुत ज्यादा केयर करती है। और जियांग ये सब सुन के बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा है। तभी मैनेजर कहता है सर ऐसी कोई बात नहीं है, वो आपके लिए भी बना देगी, मैं कहूँगी अगर। हम देखते हैं कि वो अपने ऑफिस में काम कर रही है। तभी वहाँ पे एनजी आती है जो अनाउंस करती है कि मेरे और जियांग के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ही हमेशा सीन क्रिएट किया ताकि वो मेरे करीब आ सके। और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं ये सब सुन के उसे बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है और वो जियांग को कॉल करना चाहती है लेकिन वो नहीं कर पाती। तभी शियाओ जाओ जियांग के ऑफिस में जाता है और कहता है सर मैडम ने मुझे मैसेज किया है कि आप डिनर पे क्या खाने वाले हो। तभी वो कहता है क्या मैडम तुम्हारे वी चैट पे
पे ये हो क्या रहा है। तो मैनेजर कहता है सर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम देखते हैं वो दोनों डिनर टेबल पे हैं। तभी जियांग सॉन्ग को कहता है कि मैं तुमसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, हम दोनों शादीशुदा और मैं नहीं चाहता तुम्हारा बाहर कहीं अफेयर हो और ना ही मेरा कहीं अफेयर होगा। हम इस शादी को बहुत ही लॉयल्टी से निभाएंगे। और वो दोनों डिनर कंप्लीट कर लेते हैं। वो दोनों बेडरूम पे है। तभी वो उसके हाथ में देखता है कि तुम्हारी रिंग कहाँ है। तो वो कहती है कि वो मैंने उसे संभाल के रखा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। तो वो कहता है उसे निकालो, मैं इतना तो कमाता हूँ, अगर एक रिंग गुम हो जाए तो मैं तुम्हारे लिए दूसरी ले सकता हूँ। तभी वो कहता है अगली बार तुम्हें अगर मुझसे कुछ बात करनी होगी तो डायरेक्टली मुझे मैसेज करना, ना कि मेरे मैनेजर को मैसेज करना। और वो कहती मुझे लगा तुम बिजी होंगे इसलिए मैं तुम्हें मैसेज नहीं कर पाई, लेकिन अब मुझे जाना है, मुझे शावर लेना है। तभी वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जियांग उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। और वो बेड पे बैठ जाती है और जियांग भी उसके ऊपर आ जाता है और वो उसे कहता है कि सब कुछ भुलाने के बाद हमें एक नया स्टार्ट करना चाहिए, हम दोनों को अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी चाहिए। और वो दोनों किस कर देते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जियांग ऑफिस के लिए निकल रहा है। तभी सॉन्ग उससे कहती है मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया है, इसे आराम से खा लेना। तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाता है। तो सॉन्ग कहती है आपने कुछ खाया। तभी मैनेजर कहता है मैडम मैंने खा लिया है। तो जियांग भी उसे कहते नहीं खाया तो मैडम तुम्हारे लिए दे देंगी। तो शाओ ज़ाओ कहते नहीं मैंने खा लिया। और वो दोनों ऑफिस में आ जाते हैं और वो ब्रेकफास्ट देख के बहुत ज्यादा खुश है। तभी मैनेजर कहता है सर आधे घंटे में मीटिंग है, आप उसके बाद भी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और वो मीटिंग के लिए चला जाता है। जैसे ही वो मीटिंग से बाहर आता है वहाँ पे मिस्टर लूज का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये देख के जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो मैनेजर कहता है मिस्टर लू आपने सर का ब्रेकफास्ट खाया। तभी मिस्टर लू कहते तो क्या हो गया, मैंने इसे खा लिया, एक ब्रेकफास्ट ही तो है। तभी जियांग कहता है तुमने पूरा सैंडविच खा लिया। और वो सैंडविच को वहाँ रख के कहता है मुझे तुमसे एक बात करनी थी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इस कंपनी के डिसीजन खुद लेने लगे और यहाँ तक कि तुमने ये कर दिया कि एम्प्लॉइज 8 बजे तक काम करेंगे। तभी वहाँ पे उसका मैनेजर आके उसे लेके जाने लगता है और कहता है चलो यहाँ से। और उस सैंडविच को देख के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जैसे ही मिस्टर लू बाहर आते हैं तो मैनेजर कहता है काम डाउन हो जाओ, तुमने सर का सैंडविच खा लिया, देख लेना सर तुम्हें ना खा जाए, और वैसे भी सर की चीजों से दूर रहो। जियांग अपने ऑफिस में बैठा है। तभी वो सॉन्ग को मैसेज करता है, कहता है मुझे कल भी यही ब्रेकफास्ट चाहिए, सैंडविच। और वो खुश हो जाती है। तभी वो कहती है मुझे सामान लेने के लिए जाना होगा। तो जियांग कहता है मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊंगा, हम दोनों साथ में चलेंगे। जियांग से मिलने के लिए उसकी मॉम आती है और वो उसे कुछ पेपर्स दिखाती है। तभी वो पेपर्स देख के कहता है ये सब क्या हो रहा है। तभी उसकी मॉम कहती है तुमने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी और मुझे पूछना भी जरूरी नहीं समझा, मैं इस बात के लिए एग्री नहीं करती। तो जियांग कहता है मॉम वो इन्वेस्टमेंट मैंने खुद की है अपने पैसों से, मुझे इसमें आपकी मंजूरी की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया, मैंने ये इन्वेस्टमेंट कर दी, मैंने इसे अपनी वाइफ के लिए किया है। तभी वो कहता है कि आपको तो याद है ना आपने उसकी फैमिली के साथ क्या किया, आपने पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, यहाँ तक कि उसकी मॉम को भी आपने ही मरने पे मजबूर किया, बच्चे को भी आपने ही गिराया और उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया ताकि कोई कंपनी उसे जॉब न दे, ये सब आपकी साजिश थी। तभी वो कहती है बेटा ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। तो वो कहता है आपने डैड के साथ भी ऐसा ही किया था जिस वजह से डैड आज हमारे साथ नहीं है। तभी उसकी मॉम कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे डैड अपनी खुद की वजह से हमसे दूर चले गए थे, उन्होंने हमें इस हालत में छोड़ दिया था। और वो उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम शॉन्ग के डैड के बारे में पता लगाओ जो 3 साल पहले हुआ था और तुम्हें सब पता चल जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है। और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि वो गाड़ी में है। तभी उसका मैनेजर कहता है कि मैडम सर अच्छे से कंपनी हैंडल तो कर रहे हैं लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तभी वो कहती मैं नहीं चाहती कि वो गरीब लड़की मेरे घर की डॉटर इन लॉ बने, मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूंगी, लेकिन मैं अपने बेटे को गलत हाथों में नहीं जाने दूंगी। शाम के टाइम पे हम देखते हैं सॉन्ग कंपनी से बाहर निकलती है। तभी वहाँ पे मिसेस शैन का मैनेजर चिन्यू उन्हें लेने के लिए आता है और कहता है कि मैडम को आपसे जरूरी बात करनी है।
तभी वो उसके रेजिडेंस पे जाती है तो वो उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहती है कि आप मुझे कितने पैसे देने वाली हैं? तो मिसेस शैन कहती है मैं तुम्हें 50 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। तो सॉन्ग कहती है मुझे 50 मिलियन नहीं, मुझे 100 मिलियन चाहिए। तो वो कहते हैं ये तो मैं तुम्हें देने नहीं वाली, तुम क्या सोच रही हो? तभी सॉन्ग कहती है मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, हमें अकेला छोड़ दीजिए, मुझे जियांग के साथ रहना है, मुझे हमेशा उसके पास रहना है। आपने कभी जियांग के बारे में सोचा? वो पेंटिंग करना चाहता था लेकिन आपकी वजह से आज वो पेंटिंग नहीं कर पाया, उसने बिजनेस संभालना ज्यादा जरूरी समझा। तभी मिसेस शॉन कहती हैं मुझे लेक्चर देना बंद करो, मैं यहाँ की ओनर हूँ, तुम मुझे ये सब बताओगी। तभी वो अपने मैनेजर को इशारा करती है जो उसे एक फाइल दे देता है, जिस फाइल को देख के वो हैरान हो जाती है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो फाइल चिन्यू ने उसे दी थी और चिन्यू ने बताया था कि ये फाइल शोंग ह्यूआन के डैड की है और वो हमारी कंपनी में काम करते थे। 3 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसमें उनकी डेथ हो गई थी, जिस वजह से उसकी मॉम ने बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट किया था हमारी कंपनी के सामने और वो प्रूव करना चाहती थी कि ये हमारी कंपनी की मिस्टेक थी कि उनकी डेथ हुई, लेकिन हमने उन्हें पैसे दे के चुप करवा दिया था। तभी उसकी मॉम अनस्टेबल हो गई थी। तो मिसेस शैन ने कहा था कि चिन्यू हमें उसी को टारगेट करना चाहिए क्योंकि शोंग ह्यूआन ही हमारे बेटे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तभी चिन्यू कहता है वो हमारे लिए काम क्यों करेगी? तो वो कहती है हम कुछ ऐसा करेंगे कि वो हमारे लिए ही काम करे। तभी उसे याद आता है कि कैसे उसने उसे नीचे गिराने की कोशिश की, उसका घर जला दिया और यहाँ तक कि उसने उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया, जिस वजह से उसे थक हार के मिसेस शैन के पास आना ही पड़ा। ये सब इसलिए हुआ था कि एक बार वो जियांग से मिली थी और वो फोटो चिन्यू ने ले लिया था, जिस वजह से मिसेस शैन ने उसे चुना ताकि वो उसका बेटा वापस से उसकी कंपनी को चला सके। आज वो सारी सच्चाई मिस शोंग को बता देती हैं और शोंग कहती है आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मेरे डैड की डेथ आपकी कंपनी में हुई, वो भी आपकी वजह से, ऊपर से मेरी मॉम की ये हालत, आपने हमारा घर भी जला दिया, मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया। और गुस्से में वो उसका गला दबाने लगती है, लेकिन चिन्यू उसे रोक लेता है और वो खड़े होके कहती है मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मैं इतना कुछ कर सकती हूँ तो मैं तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, मेरे बेटे से दूर रहो। तभी वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता। तो मिसेस शैन फिर से कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मेरे बेटे को इस बारे में कुछ नहीं पता? और वो वहाँ से चली जाती हैं। तो सॉन्ग को याद आता है कि कैसे वो बारिश में भीग रही थी, तभी जियांग ने उसे अम्ब्रेला दिया था कि ये मेरा अम्ब्रेला तुम रख लो, तुम्हें अम्ब्रेले की ज्यादा जरूरत है, तुम भीग जाओगे। और वो वहाँ से चला गया था और ये सब सच में चिन्यू ने रिकॉर्ड कर लिया था और वो वापस से अपने घर आ गई है। तभी वहाँ पे जियांग आता है और जो से कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम मेरे कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? तभी वो फाइल उसके हाथ में देती है जिसमें सारे सबूत है। तो वो उससे पूछती है तुम्हें सब पता था क्या? तो जियांग अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी वो कहती है कि तुम्हें हर एक चीज पता थी और तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे डैड की डेथ हो गई, मेरी मॉम की ये हालत, मैंने अपना बच्चा खो दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मेरी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय कर दी, जियांग फैमिली ने मेरा घर तबाह कर दिया और मैंने उसी लड़के से प्यार किया, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? और वो खुद को स्लैप करने लगती है। तभी जियांग कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे भी नहीं पता था। तो वो कहती है अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना है तो प्लीज मुझे डिवोर्स दे दो। तो जियांग कहता है मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और वो उसे धक्का देके कहती है ऐसा ही होने वाला है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, प्लीज मेरे लिए डिवोर्स पेपर साइन कर दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। जिसने मेरे पेरेंट्स को मारा है, मैं उस लड़के के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। और वो वापस से अपने घर आ जाती है जहाँ पे उसने वही तस्वीर रखी है जो जियांग ने बनाई थी, वो भी उसी फोटो है। हम देखते हैं जियांग बाहर बारिश में भीग रहा है और सॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो चाकू लेके उसको बार बार काट रही है, उसने उस फ्रेम को फाड़ के रख दिया है। तभी जियांग के पास उसका मैनेजर आता है जो उसे कहता है सर हमें घर चलना चाहिए, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, मैडम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो अभी गुस्से में है लेकिन वो मान जाएगी। तभी जियांग कहता है क्या तुम सच कह रहे हो? हम देखते हैं नेक्स्ट डे ऑफिस में जियांग बैठा है और वो सॉन्ग के बारे में सोच रहा है। वो घर आके बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और वो यहाँ तक कि बहुत देर तक ठंडे पानी में भी रहता है, खुद को सजा दे रहा है। तभी वहाँ पे उसका मैनेजर आता है जो उसे चेक करता है कि सर का तो बहुत ज्यादा बुखार है और वो उसे कहता है सर हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तभी वो कहता है मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। तो मैनेजर कहता है सर आपको दवाई ले लेनी चाहिए। तभी वो कहता है मुझे दवाई भी नहीं लेनी। तो वो कहता है कि अब मैं
मैं क्या करूं। और वो मिसेस सॉन्ग को फोन कर देता है और कहता है कि मैडम प्लीज आप आ जाइए, सर बहुत ज्यादा बीमार हैं। तभी वो कहती है तो तुम हॉस्पिटल में क्यों नहीं चेक करवाते। तो वो कहते हैं सर मना कर रहे हैं। तभी वो कहते हैं तुम फैमिली डॉक्टर बुला लो। तो मैनेजर कहता है सर उसके लिए भी मना कर रहे हैं और यहाँ तक कि मेडिसिन भी नहीं ले रहे, मैडम आपको आना ही पड़ेगा क्योंकि सर बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। वो कल रात से सिर्फ नींद में आपका ही नाम ले रहे हैं और अभी भी उन्हें इतना फीवर है, वो फीवर में भी आपका ही नाम ले रहे हैं। हम देखते हैं कि वो आने के बाद उसे बेड पे लेटा देती है और वो उसके हाथ पे ठंडी पट्टियां करने लगती हैं। तभी जियांग कहता है कि प्लीज मुझसे डिवोर्स मत लो। तो सॉन्ग कहती है कि मुझे डिवोर्स तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन इस बारे में हम बाद में बात करें, अभी मुझे तुम्हें हेल्प करनी है। और वो हेल्प करते करते वहीं पे सो जाती है। जैसे ही वो नींद पे है तभी वो उसे देखता है और वो उसे बेड पे लेटा देता है और उसका मैनेजर वहाँ आता है। तो वो डोर बंद करके बाहर चला जाता है। तभी उसका मैनेजर उसे कहता है बाहर आपकी मॉम आपसे मिलने के लिए आई है। जैसे ही वो नीचे आता है तभी उसकी मॉम उसे देख के कहती है मैंने सुना तुम्हें फीवर था, तुम ठीक हो, हमें अपने फैमिली डॉक्टर को कंसर्न करना चाहिए, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। तभी वो कहता है कि क्या आपको मेरी फिक्र हो रही थी, बस करिए, बस ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए, आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सॉन्ग उठ चुकी है और वो नीचे आने लगती है, लेकिन वो वहाँ पे उन सबको देख लेती है। वो ऊपर ही रुक के उनकी बातें सुनने लगती है। तो जियांग अपने ऑफिस में जाता है और वहाँ से एक फाइल लेके आता है और कहता है कि मॉम आपने ही सॉन्ग के डैड को मारा है ना 3 साल पहले, जो हमारी कंपनी में हुआ था, आपने उसे दबाया है, ना कि आपने इस बारे में कुछ किया, सिर्फ आपने ये सब दबाने की कोशिश की ताकि इस कंपनी का नाम खराब ना हो। तभी वो कहती है तो क्या हो गया, लेकिन मैंने उसकी फैमिली को 3 मिलियन तो दिए थे। तभी जियांग फिर से कहता है मॉम आपको आपकी गलती का एहसास भी है, किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपना हस्बैंड खो दिया, किसी ने अपना डैड खो दिया और आप इस चीज को छुपाने लगी, वो भी स्टेप बाय स्टेप। आपने कितनी गलतियां कर दी। तो वो कहती है तो क्या हो गया, मैंने उन्हें कॉम्पनसेशन तो दी। तो जियांग कहता है उन्हें मारने के बाद उसकी वाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगी, बेटी के ऊपर सारी जिम्मेवारियां आ गई, ऊपर से मुझे पता है आपने ये सब क्यों किया, क्योंकि मैंने सॉन्ग को एक अम्ब्रेला दिया था जिस वजह से आपने मिसअंडरस्टूड कर लिया था ना, और आपने सॉन्ग को ब्लैकलिस्ट कर दिया ताकि ऐसे हालात बन जाए, उसे आपके आगे आना ही पड़ा ताकि मैं अपना पेंटिंग करियर छोड़ सकूं। एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। तभी वो कहती है मैंने ये सब मिंडा ग्रुप को बचाने के लिए किया, आज तुम मेरे ऊपर ही शक कर रहे हो। और वो उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है हाँ मैंने सब कुछ छुपाया, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए छुपाया, तुम्हारे डैड तो हमें छोड़ के जा चुके थे, मैंने तुम्हें संभाला, मैंने तुम्हें बड़ा किया, तुम भी अपने डैड की तरह हो, उन्हें भी फोटोग्राफी का शौक था और तुम्हें भी। मैं इस चीज में तुम्हें नहीं जाने देना चाहती थी, मैं चाहती थी कि तुम मिंडा ग्रुप संभालो, इस चीज में तुम्हें नहीं जाने देना चाहती थी, मैं चाहती थी कि तुम मिंडा ग्रुप संभालो। तभी वो कहता है कि मॉम आपने उस ग्रुप के लिए इतना कुछ कर दिया, इतने क्राइम कर दिए। तभी पीछे वहाँ पे पुलिस आ जाती है जो उसे पकड़ के वहाँ से ले जाती है और यहाँ तक कि वो मैनेजर चिनियो को भी पकड़ लेती है। ये सब होने के बाद जियांग बहुत ज्यादा रोने लगता है, जो अंदर से टूट चुका है। कौन बेटा ऐसा होता है जो अपनी मॉम को ही जेल भेज देता, और वो बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाता है। तभी वो कहता है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। नेक्स्ट डे हम देखते हैं वो दोनों डिनर टेबल पे हैं। तभी जियांग उसे फाइल देता है और कहता है कि ये रहे पैसे तुम्हारे कॉम्पनसेशन के लिए, और मैंने अपनी मॉम को जेल भेज दिया है ताकि वो अपने गुनाहों की सजा वहाँ पे बिता सके। तभी सॉन्ग कहते हैं मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो उठ के जाने लगती है और जियांग कहता है कि अब हम रजिस्ट्री ऑफिस में मिलेंगे जिस दिन हमारा डिवोर्स होगा। तो सॉन्ग कहती है ठीक है, गुड बाय, और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद वहाँ पे जियांग का मैनेजर आता और कहता है सर मैडम आपकी डीपली केयर करती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अपसेट है ना, जिस वजह से वो आपके साथ ऐसा बिहेव कर रही है। हम देखते हैं दूसरी तरफ जियांग को याद आता है कि कैसे उसकी मॉम ने उसे कहा था कि कोई भी लड़की ऐसे लड़के के साथ नहीं रहना चाहती जिस लड़के की वजह से उसके मॉम एंड डैड की डेथ हो गई। वो हमेशा तुम्हें देख के यही याद करेगी कि कैसे उसके मॉम एंड डैड मर
मर चुके हैं। जैसे ही वो सुबह उठेगी वो एक किलर को देखेगी। हम देखते हैं दूसरी तरफ सॉन्ग टैक्सी में और वो बहुत ज्यादा रो रही है। तभी टैक्सी का मालिक कहता है, मैडम आपको क्या हो गया, कुछ गुम हो गया क्या? तभी वो कहती है, हाँ मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज गुम हो गई है, और वो बहुत ही ज्यादा रोती है। नेक्स्ट कुछ दिनों बाद हम देखते हैं सॉन्ग जा रही है। तभी उसे वकील का कॉल आता है जो उसे कहती है कि मिसेस शैन आपसे मिलना चाहती हैं प्रिजन में, और वो उसे मिलने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो दोनों मिलती है तो वो दोनों बात करती हैं और मिसेस शैन उसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं और कहती हैं कि तुम्हें पता है मेरी शादी मिस्टर मिंडा से हुई थी, और हम दोनों ऐसा भी नहीं है कि अरेंज मैरिज थी, एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन जियांग के होने के बाद पता नहीं क्यों मिंडा के दिल में अजीब से ख्याल आने लगे और वो हमारी शादी को तोड़ना चाहते थे, क्योंकि वो अपना फोटोग्राफी करियर फिर से शुरू करना चाहते थे। लेकिन मैं चाहती थी कि हम मिंडा ग्रुप को एक साथ आगे बढ़ाएं। तभी वो कहते हैं कि तुम मुझे आज तक कभी समझ ही नहीं पाई। 1 साल पहले मैंने फिर से अपना फोटोग्राफी करियर शुरू कर दिया है, तुम्हें मेरे फोटोज में कभी कुछ नहीं मिला। एक चिंगी है जिसने मुझे समझा, मेरे फोटोग्राफ्स को समझा। ये सुन के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता और कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे पीठ पीछे मुझे चीट कर रहे हो। तभी वो कहता है ये पॉइंट नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि मुझे अपने फोटोग्राफी करियर में काम करना है। और वो चिल्लाने लगती है और कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारे बेटे का क्या होगा? तो मिस्टर मिंडा कहते हैं कि मैं आज ही यहाँ से चला जाऊंगा। तो मिसेस शैन कहती है अभी चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ। तो वो कहता है ठीक है, और वो जाते हुए अपने बेटे से मिलता है और कहता है कि मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, तुम्हें अपने मॉम की हर एक बात माननी है और उनका ख्याल भी रखना है। ये सुन के जियांग हाँ कर देता है और उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। और रास्ते में जाते हुए उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से जियांग ये सोचता है कि उसकी मॉम की वजह से ही उसकी डेथ हुई। तभी मिसेस शैन फिर से कहती हैं कि मैंने भी इस चीज को कभी बाहर निकालने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मिंडा ग्रुप का नाम मिट्टी में मिले, और मैंने हमेशा मिस्टर मिंडा की तारीफ की, लोगों को ये जाहिर भी नहीं होने दिया कि उन्होंने मेरे ऊपर चीटिंग की, और यहाँ तक कि जियांग को भी ये पता नहीं था। और मैंने भी बताने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं उसके फादर की इमेज उसकी आंखों के सामने खराब नहीं करना चाहती थी। तभी शॉन्ग कहती है आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? तभी मिसेस शैंग कहती है मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि प्यार कुछ भी नहीं होता, एक ना एक दिन प्यार खत्म ही हो जाता है। और वैसे भी जियांग उस माँ का बेटा है जिस माँ ने तुम्हारे पेरेंट्स को तुमसे छीन लिया, और वैसे भी अगर तुम जियांग के साथ रहती हो तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा शर्म महसूस करेंगे। हेवन में जाने के बाद तुम अपने फादर मदर को कैसे फेस करोगी? इस बात को लेके शॉन्ग कहती है इस बात की आप टेंशन मत लो, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, आपने कभी अपने बेटे को जानने की कोशिश ही नहीं की, आपने उसे एक टॉय की तरह समझा, बस आपने उसे बड़ा कर दिया और वो आपकी कंपनी संभाले। आपने कभी उसके बारे में सोचा कि उसके दिल में क्या चल रहा है, उसे क्या करना है? उसे फोटोग्राफर बनना था, आपने उसके साथ ऐसा किया कि वो अपने फोटोग्राफर करियर में कभी वापस ही नहीं जा सकता। और हाँ, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जियांग का दिल बहुत ज्यादा साफ है और मैं उसके साथ ही रहूंगी जब तक मेरे अंदर जान है। आपका ये प्लान फ्लॉप होता है क्योंकि मैं हमेशा जियांग का साथ दूंगी, अगर उसे फोटोग्राफर भी बनना है तो भी मैं उसका साथ दूंगी, मैं उसे हमेशा सपोर्ट करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और वो उठ के वहाँ से चली जाती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं जियांग और मिस्टर लू साथ में हैं। तभी वो दोनों ऑफिस के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं और जियांग को कॉल आता है और उसे कहते हैं कि मिसेस शॉन्ग हॉस्पिटल में और वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। और जियांग पागलों की तरह उठ के जाने लगता है। तभी वो फिर से मिस्टर लू के पास आता है और कहता है कि आपकी गाड़ी कहाँ है? तो वो कहता है कि अरे वो तो नीचे पार्किंग में खड़ी है। तभी वो कहते हैं मुझे चाबी दीजिए। तो मिस्टर लू कहते हैं आपकी कंडीशन नहीं है चाबी लेने की, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और वो दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं। तभी वो एक नर्स से पूछता है कि मिस सॉन्ग कहाँ है? तभी नर्स इशारा करती है जहाँ पे एक लड़की मर चुकी है। जैसे ही वो पर्दा उठाता
है, पीछे से मिस सॉन्ग उसे आवाज लगाती है तो वो उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है। वो बहुत ज्यादा डर चुका है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर लू से देख लेते हैं तो मैनेजर से वो कहते हैं ये सब हो क्या रहा है, मिस सॉन्ग का इसके साथ क्या रिश्ता है। तभी मैनेजर कहता है अरे मैंने पहले ही तुम्हें बताने की कोशिश की थी लेकिन तुमने कभी समझने की ही ट्राई नहीं की, अब समझ आया। तभी तो जियांग ने मेरी कंपनी में 200 मिलियन इन्वेस्ट किए ना, लेकिन मैं अब मिस सॉन्ग से माफी कैसे मांगूंगा। तो मैनेजर कहता है कोई नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांग सॉन्ग के पैरों में चोट लगी और वहाँ पे दवाई लगा रहा है, उसके घुटने बुरी तरह से खराब हो चुके हैं। तभी वो कहती है कि क्या तुमने सोचा मैं मर गई हूँ। तो वो कहता है बकवास बंद करो और वो उसे किस कर देता है और कहता है अगली बार ऐसी बकवास की ना तो तुम देख लेना। तभी वो कहती है हम वैसे भी डिवोर्स लेने वाले हैं। तो वो कहता है कि डिवोर्स भी ले रहे हैं फिर भी तुम ऐसी बात नहीं कर सकती। तो वो कहती है मैं तुम्हारी मॉम से मिली। तो वो बैठ जाता है और वो कहती है तुम पूछोगे नहीं कि तुम्हारी मॉम ने क्या कहा। तो वो कहते हैं हाँ बताओ। और वो कहती है मैंने तुम्हारी मॉम को बता दिया कि मैं और जियांग डिवोर्स ले रहे हैं और एक दूसरे के साथ हम अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। तभी जियांग कहता है मैनेजर शाओ जाओ ही इस केस को डिले कर रहा है लेकिन मैं उससे बात करूंगा और मैं जल्दी से जल्दी इस केस की हेयरिंग को लेके आऊंगा। तभी सॉन्ग कहती है मैंने तुमसे झूठ कहा, पता है मैंने तुम्हारी मॉम से क्या कहा। और वो अपना हाथ उसके हाथ में रख के कहती है कि मैंने उनसे कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी, चाहे कुछ भी हो, कंडीशन कोई भी हो, हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो। तभी जियांग कहता है तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारे से पहली बार मिला था मुझे तुमसे तभी प्यार हो गया था, तुम प्रॉमिस करो कि हम हमेशा साथ में रहेंगे। और वो उसे हग कर लेता है। इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। हमने देखा कि कैसे हमारी मेन लीड ने अपने हीरो के लिए हर वो चीज की जिससे वो दोनों साथ रह सके चाहे कोई भी हालात थे। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।